हेलो दोस्तों, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास नाइन्थ की मैथ पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर है, क्लास नाइन्थ में अध्याय 7 चैप्टर 7 है। उसमें हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रमेय हैं और उस पे न्यूमेरिकल्स हैं, सवाल हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो अभी तक मैंने इस चैनल पे अपने नाइन्थ और 11th के जो है मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग, अगर आप लोग के भाई लोग 11th में हैं, 11 में हैं, तो उनको आप वीडियो के बारे में बता दीजिए, जिससे वो लोग भी वीडियो देख लें। और क्लास नाइन्थ का मैं आज पढ़ाऊंगा। ठीक है। इस पे मैंने 6 चैप्टर डाल दिया है। तो आप मेरे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आप लोग उसके प्रीवियस जो भी ये वीडियो पढ़े हैं चैप्टर वाइज, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल, त्रिभुज के बारे में। ठीक है। तो त्रिभुज होता क्या है? नाम ही से ना मतलब तीन भुज, भुजा। ठीक, तीन भुजा है ना। मतलब तीन। तो जैसे आपने रेखा पढ़ी थी, रेखाएं पढ़ी थी, तो रेखाएं क्या थी? दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा बन गई थी। ठीक है। दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा बन गई थी। ठीक है। तो त्रिभुज की अब बात करेंगे तो तीन साइड्स होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगी? तीन रेखाएं कट करें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन प्रतिच्छेदित रेखाओं, मतलब प्रतिच्छेद मतलब काटती हुई। ठीक है। तीन, जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और एक रेखा मान लीजिए। ठीक है। एक रेखा ये हो गई, एक रेखा मान लीजिए ये हो गई। ठीक है। और एक रेखा ये हो गई। तीन रेखाएं हो गई। तो तीनों रेखाएं जब कट करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, तो क्या बन जाता है? त्रिभुज बन जाता है। ठीक है। तो जनरली आप लोग ऐसे दिखाते हैं त्रिभुज को, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे हो सकता है त्रिभुज, ऐसे हो सकता है। ठीक। और कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है त्रिभुज, है ना? त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, त्रिभुज के बारे में पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है। तो आज संबंधित प्रमेय पढ़ना है। तो त्रिभुज होता क्या है? तीन प्रतिच्छेदित रेखाओं से बंध आकृति, बंद हो जाती है, तीनों बंद है आकृति, बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। त्रिभुज कई तरह के होते हैं, जैसे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज आपको बताया, न्यून कोण बताया था 90 से कम, है ना। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कम से कम 90 से अधिक हो, अधिक कोणीय त्रिभुज हो जाता है। ठीक, आपने पढ़ चुके हैं। इस तरीके से आप पढ़े होंगे विषम बाहु त्रिभुज, पढ़ चुके हैं सर। ठीक है। वो यहाँ नहीं पढ़ना है आपको, बस रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ त्रिभुज कितने तरह के हैं। ठीक है। तो मैंने बताया न्यून न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण में 90 अंश से कम का होगा कोण। ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होगा। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण कम से कम 90 से अधिक होगा, अधिक कोण हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद हो सकता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं सेम हो, तीनों भुजाएं की जो लेंथ है, लंबाई है, क्या हो? सेम हो, बराबर हो, उसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज देखिए, अगर मैं बनाऊं, मान लिया ऐसे बना रहा हूं। ठीक है। ठीक है। ये मतलब एक एक ये त्रिभुज हो गया, मतलब एक साइड ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, जैसे मान लीजिए इसकी लेंथ कर ए है, ये भी इसकी लेंथ हो, ये भी ए लेंथ हो। ठीक है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज क्या होगा? ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं डिफरेंट हो, अलग अलग हो। ठीक है, सेम नहीं है, विषम बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या है? इक्वल भुजाएं। जैसे एक त्रिभुज ने बना दिया, मान लीजिए यही बना दे रहा है, यही समकोण त्रिभुज मान लीजिए बना दिया, ये ए कर दिया, ये ए कर दिया, दो भुजाएं बराबर हो गई। और मान लीजिए लेंथ बी है, तो क्या हो गया? क्या हो गया? समकोण त्रिभुज तो है ही है, लेकिन ये क्या हो गया? मान लीजिए 90 डिग्री है। ठीक है। तो ये क्या गया? दो भुजाएं अगर बराबर हो जाती हैं तो क्या हो जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। ठीक है। अगर तीन भुजाएं हैं और तीनों डिफरेंट, जैसे एक भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या हो जाएगा? ये विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा।
ठीक है, तो ये चीज त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा इसके बाद त्रिभुज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज कितने तरह के होते हैं आप पढ़ चुके हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, अब हमको जो पढ़ना है, जिसमें टॉपिक पढ़ना है आपका, ठीक है, इसमें जो टॉपिक पढ़ना है आपको, सर्वांग क्षमता के बारे में पढ़ना है। इसके पहले आप लोग समरूप भी पढ़ चुके होंगे। चलिए अभी मैं बता रहा हूँ सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता, ठीक है, जो अगला टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। ठीक है, चलिए ऐसे लिख दे रहे हैं पूरा, जो आपको टॉपिक पढ़ना है टॉपिक लिख दे रहा हूँ। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। ठीक है, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स, ठीक, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, दो त्रिभुज में कब सर्वांग, देखिए एक दो दो वर्ड आप जान लीजिएगा, एक होता है समरूप, एक वर्ड होता है समरूप, और एक होता है सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता, समरूप समान रूप, एक जैसा। ठीक है, समरूप से आपको समझ नहीं आ रहा होगा, एक जैसा हो, समरूप। ठीक है, मैं एक लाइट बंद कर दे रहा हूँ कि लाइट चली गई है और ये इन्वर्टर से चल रहा है, दो रॉड है, तो मैं एक बल्ब बंद कर दे रहा हूँ जिससे लाइट सीधे से कटी हुई है। ठीक है, तो हाँ समरूप की बात कर रहा था। समरूप की बात करें, अगर त्रिभुज की बात करें, ठीक है, अगर ट्रायंगल की बात करें, तो जैसे एक त्रिभुज मान लीजिए मैंने ये बनाया, छोटा सा बना दिया, एक त्रिभुज बड़ा सा बना दिया। ठीक है, तो ये क्या है, एक त्रिभुज ये सेम एक ही जैसा लग रहा है, 90 अंश का कोण है मान लीजिए। ठीक है, बस भुजा अलग है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर मैंने कर दिया। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ठीक, और मान लीजिए ये जो है 4 है मान लीजिए, तो समकोण त्रिभुज बना रहा है, 3 4 5 का ले लेते हैं रेशियो, समकोण त्रिभुज में 3 4 ये 5 है। ठीक है, 3 4 5 है। ठीक है, ठीक है, तो मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा कोई ट्रायंगल ले ले रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, मतलब बस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज भी नहीं ले रहा है, मैं कुछ और ले रहा हूँ, बस ये समझिए एक त्रिभुज दे रहा हूँ, दो त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कंडीशन भी होती है, वो कंडीशन को फिर भी होना चाहिए। ठीक है, एक ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, बस सिंपल सा एक ट्रायंगल समझिए, एक छोटा सा ट्रायंगल ये है, एक बड़ा ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए सेम समरूप का मतलब होता है कि सेम हो, एक जैसी जो फिगर है एक जैसा हो। इस तरीके से इसे एक छोटा सा वर्ग ले ले रहे हैं स्क्वायर, एक बड़ा स्क्वायर ले ले रहा है, बड़ा सा ले लिया। ठीक है, ये भी क्या है, समरूप है, एक जैसे आकार के हैं अगर, तो उसे बोलते हैं समरूप। समरूप, एक जैसे आकार का। ठीक है, ट्रायंगल बनाया, छोटा ट्रायंगल है बड़ा ट्रायंगल है, सेम उसी एक ही तरीके का है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए छोटा सा समकोण त्रिभुज बना दिया, ये एक बड़ा समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है, लाइट आ गई है, ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, हाँ तो मैं बता रहा था समरूप, जानते हैं, पढ़ चुके हैं इसको आप लोग, 9th से पहले पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन करा रहा हूँ आपका। समरूप क्या होता है, समरूप का मतलब होता है कि समान रूप। ठीक है, दो त्रिभुज, दो फिगर हो, कोई भी त्रिभुज ही नहीं, त्रिभुज ही नहीं कोई भी फिगर हो, जैसे त्रिभुज त्रिभुज की बात कर रहा है, तो एक छोटा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज है। ठीक है, तो समान रूप है तो उसे बोलते हैं समरूप। ठीक, इस तरीके से एक स्क्वायर ये है, वर्ग, ठीक है, छोटा छोटा वर्ग है, बड़ा वर्ग, सेम रूप है, एक ही आकार का है, आकार अलग है, मतलब क्या है कि एक जैसा है, आकार तो छोटा है यहाँ बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है, समरूप है। जैसे एक ट्रायंगल मैंने बनाया, त्रिभुज बनाया, त्रिभुज में क्या है यहाँ पे, देखिए एक छोटा सा बना है, एक बड़ा सा बना है, सेम एक जैसा है, इसे बोलेंगे समरूप। ठीक है, अब बात आ रही है सर्वांग क्षमता का, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसका मतलब ये होता है, देखिए अगर हम हिंदी इसको तोड़े, सर्वांग क्षमता का मतलब ही तो सर्वांग मतलब सभी तरीके से बराबर,
सर्वांग समता का मतलब होता है कि सभी तरफ से बराबर। जैसे मैं कह दूं एक एक त्रिभुज मैंने बनाया मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, एक मान लीजिए इसकी भुजा 3 है, ये 3 है, और मान लीजिए ये भी 3, ठीक है। तो दूसरा त्रिभुज अगर हम बनाए, ठीक है, वो उस तो ये त्रिभुज मान लीजिए इसका नाम दे दिया, मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, इसका मान लीजिए मैंने दे दिया डी ई एफ, ठीक। तो ये भी 3 है मान लीजिए, ये भी 3 है, तो ये क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएगा। अगर कब कहलाता है, अगर ये भुजा इसकी भुजा के बराबर हो, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ठीक। दूसरा चित्र बना दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज मैंने बना दिया ये, ठीक है, मान लीजिए एक 3 है, ये 4 है, ठीक है, और ये 5 डिफरेंट, ठीक है। तो और इसका नाम मान लीजिए ए बी सी है, ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। दूसरा एक त्रिभुज बना दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इसकी भी लेंथ 3, इसकी भी लेंथ, इसकी 4, इसकी 5, ठीक। इसका नाम डी ए और एफ, ठीक, ठीक है। तो दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे, अगर उसके करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब जैसे ए बी सी लिखा है, ए बी लिखा है, तो यहाँ डी जो है वो ये 3 है, तो ये भी 3 होना चाहिए, ठीक। यहाँ ए बी सी 4 है, तो ये भी 4 होना चाहिए, ठीक। और ए सी अगर 5 है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे क्या, कि जो ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल को ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी, ठीक, ये त्रिभुज का सिंबल है, ठीक है। अगर कोई दो त्रिभुज एक ही जैसा है, ठीक है, क्या है, सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब कि सभी भुजाएं बराबर हो, जैसे सभी भुजाएं नहीं, सर्वांगसम का मतलब कि अगर ये करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स जैसे ए बी है, तो अब ठीक है, पहले ये देख ले रहे हैं, अगर ए बी भुजा डी के बराबर है, ठीक, बी सी बी बी सी की जो लेंथ है वो ई एफ के बराबर है, और डी एफ बराबर 5 के है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जिस सीक्वेंस से लिखा है, देखिए ए डी, यहाँ लिखेंगे डी डी, फिर ई ई और एफ, आगे ट्रायंगल का सिंबल लगा दीजिए, ठीक है। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम कब कहलाते हैं, जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती हैं। ए के करस्पॉन्डिंग डी है, बीसी के करस्पॉन्डिंग एफ है, और एसी के करस्पॉन्डिंग क्या है, डी एफ है, ठीक है। अच्छा, जो त्रिभुज मैंने बनाया है, ठीक है, इसको मिटाल दे रहे हैं, इसको मिटाल दे रहा हूं। तो देखिए ये त्रिभुज का शीर्ष है, ए बी सी क्या है, शीर्ष है, तो ठीक है, तो ए के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, यहाँ पे डी है, ठीक। इस तरीके से बी के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ई है, ठीक। इसी तरीके से सी के करस्पॉन्डिंग सॉरी इसको बोलते हैं वर्टेक्स, शीर्ष बोलते हैं, ए बी सी क्या है, वर्टेक्स है या शीर्ष है, वर्टेक्स या शीर्ष क्या बोलते हैं, शीर्ष, इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा सी सी के करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे, एफ, ठीक है। अगर भुजा की बात करें, ये तो क्या है, ये शीर्ष हो गए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग शीर्ष, सॉरी वर्टेक्स, ठीक है। अच्छा साइड्स की बात करें तो ए बी, जो ए बी साइड है, ये ए बी भुजा, जो भुजा हिंदी में भुजा, इंग्लिश में साइड, ए बी किसके इक्विवेलेंट है, बराबर है डीई के, डीई के, ठीक है। इस तरीके से बीसी, बीसी है बीसी, ठीक है, ई एफ के, ठीक है। अच्छा अब एसी जो है, एसी एसी ये किसके इक्विवेलेंट है, डी एफ, डी एफ के, ठीक है। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होते हैं उनके वर्टेक्स, देख रहे हैं, वर्टेक्स बराबर हो गए, ठीक है, भुजाएं बराबर हो गए, और कोण भी बराबर होना चाहिए, जो कोण दिख रहा ना ये, अगर इसका कोण का नाम ए है, तो कोण ए बराबर, कोण ए, ये कोण ए है, ठीक है, कोण ए बराबर कोण डी की होना चाहिए,
ठीक है। अच्छा ए बी कोण कोण बी जो होना चाहिए बराबर कोण ई के होना चाहिए, ठीक। और ठीक है, इस तरीके से जो कोण सी है ये सी है, ठीक है, कोण सी बराबर होना चाहिए कोण एफ के। ये चीज आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम कब कहलाते हैं, जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, क्या होनी चाहिए, साइड्स बराबर होनी चाहिए। दूसरी चीज करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कोण बराबर होते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग का हिंदी में बोलते हैं संगत, ठीक है, संगत भुजा क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग हिंदी में बोलते हैं संगत। ए बी के संगत भुजा कौन सी है, डी। बी सी के संगत भुजा कौन है, ई एफ। ए सी के संगत भुजा कौन सी है, डी एफ, ठीक। चलिए अब एक ट्रायंगल मैं और बना दे रहा हूं इसी के जस्ट ऐसा मैंने बना दिया, ट्रायंगल ऐसे है, ऐसे है और ऐसे, ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैंने आपसे कह दिया, ठीक है, नाम दे दिया है ये, ठीक है, एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। साइड कितनी है, 3 4 5 है, ठीक है। अब मैं नाम दे रहा हूँ कुछ भी, चलिए डी ई एफ दिया है, एफ हो गया, ए बी सी डी एफ, जी जी कर दिया, एच कर दिया, आई कर दिया, ठीक। एक ट्रायंगल ये मैंने बना दिया और एक ट्रायंगल और भी बना दे रहा हूँ, ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी 3 है, ये भी 4 है, ये 5 है, ठीक है। जी जी एच आई हो गया, चलिए मैंने जे कर दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ, एल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक ट्रायंगल और बना दे रहा हूँ, ठीक है, एक ट्रायंगल मैं और बना दे रहा हूँ, एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। ए कुछ और नाम देते हैं, के एल, जे के एल हो गया, एम कर दे रहा है, एम एन ओ, यहाँ 3 है, 4 है और ये 6 है, मान लीजिए ये 6 है। अब बताइए, मैंने कहा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, समरूप अगर है तो सिंबल कौन सा लगाते हैं, ऐसे इक्वल लगा दीजिए और उसके बाद ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया एबीसी के इक्विवेलेंट या एबीसी के सर्वांगसम कौन सा त्रिभुज हुआ, डी ई एफ हुआ, ठीक। अब बताइए एबीसी के करस्पॉन्डिंग अगर इसको लिखना है तो क्या होना चाहिए, देखिए कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लीजिए एच कैसे लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है, यहाँ शुरू कर रहे हैं ए से बी पे जा रहे हैं तो 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है, ए से बी पे, तो जो जी से एच मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे जी से एच पे जा रहा है 3 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो नहीं अगर हम ए बी सी के इक्विवेलेंट अगर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, लिखना है हमको, सर्वांगसम है कि नहीं, पहले तो पहले चेक करना चाहिए, चेक होना चाहिए कि सर्वांगसम है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, 5 का। दूसरा ट्रायंगल जो त्रिभुज है उसमें देखिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब है कि ये त्रिभुज का सर्वांगसम है। अब बात आ रही है कि सीक्वेंस में लिखना है, ऐसा नहीं कि हम लिख देंगे ऐसे, जैसे यहाँ एबीसी लिख दिया और डी एफ, तो मैंने लिखा ए के इक्विवेलेंट डी है, देखिए ए डी, तो ये वाला ए वाला एंगल भी इसके अराउंड होना चाहिए, दो कंडीशन होनी चाहिए, देखिए ए बी बराबर ये कंडीशन होनी चाहिए, देखिए ये चीज देखिए ध्यान रखिए, इसके लिए मैंने लिखा है ए बी बराबर डी होना चाहिए, तो मैंने मतलब ऐसे दिखा दिया है, बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, उसको समझा रहा था मैं कि इसको ऐसे होता है, ये देखिए ऐसे लिखिए, ठीक है। ए बी बराबर डी होगा, बी सी बराबर ई एफ होगा, एफ होगा, और ए सी बराबर डी एफ होगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। और क्या होना चाहिए, जो कोण ए होना चाहिए कोण डी के बराबर होना चाहिए, कोण बी बराबर कोण ई के होना चाहिए, कोण सी बराबर कोण एफ के बराबर है, तो तो क्या हो गया कंडीशन, ये ट्रायंगल ए से शुरुआत कर रहे हैं, ए बी सी, तो ए इसी सीक्वेंस में करेंगे डी ई एफ,
ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक, अब बात करें इस और इस ट्रायंगल में, ए बी सी और इसमें, तो अब इसमें हम क्या लिखते हैं कि सर्वंक्षम हो जाए। तो देखिए हम एक बार ए से शुरू कर रहे हैं, ए से शुरू कर रहे हैं, ए से बी पे 3 सेंटीमीटर जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, ए से, तो एस यहाँ पे कहां से जाना पड़ेगा, जी से एच पे, एच से नहीं, क्योंकि अगर हम बी से करें तो बी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कहां से शुरू करेंगे, देखिए ए, अगर मैंने लिख दिया ए बी सी लिख दिया, ए बी सी, ठीक है, ए से बी की जो दूरी है, ए से बी की दूरी 3, ठीक, और बी से सी 4, तो आप कैसे शुरू करेंगे, जी से, यहां शुरू करेंगे जी, सीक्वेंस में ही रखिएगा, बस ध्यान रखिएगा, बस यही समझना है बस, जी एच, जी एच और जी एच आई। अब देखिए अगर बी की बात करें, बी 90 अंश का आ रहा है, एच भी 90 अंश के बीच वाला देखिए 90 अंश आ रहा है। ठीक, ए का देखें, अगर ए वाला बात करें, ए ए बी, ए से बी की दूरी कितनी है, 3, ए से बी 3, तो जी एच भी 3 होना चाहिए, जी एच भी 3 आ रहा है। ठीक, अच्छा, बी से सी 4 आ रहा है, बी से सी 4 आ रहा है, ये देखिए बी से सी 4, एच आई 4 आना चाहिए, ये भी आ गया। ठीक, और ए से सी, ये जो पहला और लास्ट, ए सी 5 आ रहा है, ए और सी 5, तो जी और आई, जी और आई 5, ठीक है, समझा रहा है। तो कोण ए कोण जी के बराबर होना चाहिए, कोण ए कोण जी के बराबर हो गया। ठीक, कोण बी एच के बराबर हो गया, यानी अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये भी 90 होना चाहिए। ठीक, और सी, जो एंगल सी है, ये सी आई के बराबर है, तो ये हो जाएगा। ठीक, संभव क्या हो जाएगा, सॉरी सर्वांश त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, अब बात करें अगर इस त्रिभुज को एबीसी क्या है, ये सर्वांशम है, बताइए साइड्स कितनी लिखे, 3 4 5, यहाँ पे क्या है 3 4 6, सर्वांशम है, नहीं है, क्या है, सर्वांशम है, ये सर्वांशम नहीं है, तो त्रिभुज एबीसी सर्वांशम नहीं है, एम एन ओके। ठीक, अच्छा क्या ये है एल के जे है, ठीक है, 3 4 5, यानी साइड 3 4 5 है, यहाँ भी 3 4 5, इसका मतलब कि ये त्रिभुज इसके सर्वांशम तो होगा, लेकिन सीक्वेंस वही फिर से मैंने आपको बताया कैसे लिखना है। तो अगर मान लीजिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करें, तो क्या लिखेंगे, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ठीक, लिख दिया, सर्वांशम तो होगा, ठीक है, तो सर्वांशम सिंबल ये वाला सिंबल लगा देना है। ठीक है, ये सिंबल लगा देना है। अब देखिए ए से शुरुआत कर रहे हैं, ए बी सी यानी साइड 3, ठीक है, ठीक है, थोड़ा कहाँ गया ये, सॉरी, ठीक है, क्या है ए बी सी, तो ए से शुरू कर रहे हैं तो ए बी 3 आना चाहिए, है ना, ए बी सी में लिखा ए बी सी, ए बी 3 आना चाहिए, ठीक है, 3 आना चाहिए। अच्छा, और बी वाला 90 अंश आना चाहिए, देखिए बी बीच में लिखा है तो बी वाला 90 अंश है, ठीक है, तो ये बीच वाला आपका 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो कहाँ शुरुआत करेंगे, जे के लिखेंगे कि के जे लिखेंगे, बस यही समझना है। देखिए ए से बी जा रहा है फिर सी जा रहा है, 3 4 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब जे के, ये देखिए ए बी सी 3 फिर 4 आ रहा है, देखिए ए बी सी अगर देखा जाए, देखिए ए बी सी तो ये 3 आ रहा है, फिर बी सी 4 आ रहा है ना, बी सी 4, इसी सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, जे के एल ट्रायंगल, क्या है, जे के एल, जे के एल, बस यही चीज समझना। देखिए ए और बी की दूरी 3 है, यहाँ जे के की दूरी 3 है। ठीक, ठीक है, उसके बाद बी सी 4 है, बी सी 4 है, के एल 4 है, ठीक है, और क्या बचा, ए से सी आपका 5 बच रहा है, तो जे और एल 5 आ रहा है, जे और एल 5 आ रहा है, ये सर्वंशम का सिंबल होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा था कि सर्वांशम का मतलब होता है कि सभी तरीके से बराबर। ठीक है, सभी तरीके से बराबर। तो दो त्रिभुज सर्वांशम कब होते हैं, जब उनकी संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए और संगत कोण बराबर हैं, तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांशम होंगे। यानी क्या होनी चाहिए, सर्वांशम के लिए बस एक चीज ध्यान रखिए, सर्वांशमता या सर्वांशम, ठीक है, ठीक है, के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए, 3 कंडीशन होती है। ठीक है, क्या, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं भुजाएं
बराबर होनी चाहिए, होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज है तो त्रिभुज सर्वांगसम है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ना तो सिर्फ हम त्रिभुज की बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अगला जो टॉपिक पढ़ना है, अच्छा, दो चित्र, दो फिगर अगर सर्वांगसम है तो ये सर्वांगसम है ये इसके। ठीक है, तो दो चित्र एक जैसे हैं, सर्वांगसम है, तो उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। बोल ही दिया आपको त्रिभुजों का सर्वांगसमता। ठीक है, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब कि एक ही जैसे या एक ही आकार के, एक ही जैसे और एक ही आकार के हैं, तो वो दोनों चित्र जो होंगे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, या क्या कहेंगे उनको, सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसमता समझा क्या, कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। और सर्वांगसम की बात है, सर्वांगसम। ठीक है, आइडेंटिकल भी बोलते हैं। ठीक है, सर्वांगसम का मतलब यानी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब दो चित्र एक जैसे हों और एक ही आकार के हों, जैसे एक ही आकार के हैं, तो ये दोनों चित्र क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं, जब उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है और संगत कोण बराबर होते हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो पढ़िए, पढ़ना है। अच्छा, एक चीज और, एक वर्ड आपकी बुक में लिखा होगा सीपीसीटी, कई जगह पे लिखा होगा। ठीक है, सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, इसको बोलते क्या है, करस्पॉन्डिंग बता दे रहे हैं, भी लिख दे रहे हैं, पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है, पहले से दे दिया दो त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसका मतलब ही हो गया कि उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है बराबर होंगे। ठीक है, शार्ट में कहीं आपके बुक में कहीं कॉपी, बुक में कई जगह पे ऐसे लिखा है सीपीसीटी लिखा है, तो इसका मतलब समझ जाइए, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल मतलब जैसे दो त्रिभुज, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का मतलब जैसे ए बी सी लिखा है तो इसी सीक्वेंस में डी ई एफ। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये हुआ ए बी, डी के बराबर, बी सी एफ के बराबर, ए सी डी के बराबर, डी एफ के बराबर, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ठीक है ये। अच्छा, त्रिभुज की सर्वांगसमता की कुछ कसौटियां हैं, कुछ नियम है, वो देखना है। अगला जो टॉपिक है आपका, निकाल दे रहा हूं इसको। चैप्टर का नाम आपका तो समझ ही रहे हैं, त्रिभुज है। क्लियर आ रहा है कि नहीं, तो एक बार चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, आ तो रहा है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक पढ़ना है आपको, त्रिभुजों की सर्वांगसमता, त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटियां, कसौटियां। ठीक है, त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कसौटियां, के लिए कसौटियां। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर द क्राइटेरिया
फॉर फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। क्राइटेरिया क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। क्या क्या कसौटियां या क्या नियम है कि जो दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले एक अवगृहित है। ठीक है, इसमें पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। चलिए लिख दे रहा हूँ अभी। गृहित, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिम्स बोलते हैं, एक्सिम्स। ठीक है, एक्सिम्स बोलते हैं, अवगृहित। ठीक है, जो अवग्रहित है या एक्सिम्स एक्सिम्स बोलते हैं, ये क्या होती है कि पहले से इसको मान सत्य मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? ये प्रमेय एक दो चीजें होती है कि अब आगे मैं यूज करूंगा प्रमेय, थ्योरम। थ्योरम का मतलब होता है इसको हम प्रूव कर सकें, इसको हम सिद्ध कर सकें, सिद्ध कर सकें। और ग्रहित क्या होते हैं? ये स्टेटमेंट होते हैं जो कि पहले से सिद्ध मान लिए गए हैं, उनका यूज करके, उपयोग करके हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं। ठीक है, प्रमेय और अपग्रेड मैंने आपको बता भी दिया है, इसको पहले पढ़ाया भी है आप लोगों को। ठीक है, शायद 11th पढ़ाया कि 9th पढ़ाया, ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि जो अपग्रहित होती हैं, अपग्रहित होते हैं, वो पहले से स्टेटमेंट सत्य मान लिए गए हैं, सत्य मान लिए जाते हैं, उनको सिद्ध नहीं किया जाता है। और प्रमेय क्या होता है? जिसको सिद्ध किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो एक अपग्रहित है। ठीक है, इसको हम बोलते क्या है और किस नाम से जानते हैं? साइड। अभी बता दे रहे हैं, SAS, साइड, एंगल, साइड। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे भुजा, कोण, भुजा। ठीक है, सर्वांग क्षमता नियम, इसको लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, क्या है कहने का मतलब कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे? अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे? अगर उनकी दो भुजाएं और बीच का कोण बराबर हो। तो अगर दो त्रिभुज है, जैसे एक त्रिभुज मान लीजिए, अभी मैं लिख दूंगा, समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक बनाया चित्र, ऐसे बनाया था। ठीक है, ऐसे मैंने बनाया था एक चित्र। ठीक है, ये A था, ये B था, ये C था। ठीक है, मान लीजिए आपने 4 मान लिया, 3 मान लिया या 5 मान लिया, है ना? ऐसा था। एक दूसरा त्रिभुज मैंने बनाया था इसी तरीके से। ठीक है, ठीक है, ये भी 3 था, ये भी 4 है, ये भी 5 है। ठीक, अच्छा, ABC है, मान लीजिए इसका नाम मैंने रख दिया DEF। ठीक है, तो दो त्रिभुज सर्वांशक कब होते हैं? लिखेगा साइड, एंगल, साइड। अभी इसके बारे में लिखेंगे आगे क्या होता है। तो दो त्रिभुज सर्वांशक कब कहलाते हैं? अगर ये साइड है, ये त्रिभुज के साइड और ये साइड और बीच का कोण, अगर दूसरे त्रिभुज के ये भुजा और भाई ये भुजा इसके भुजा, मतलब कहने का मतलब है कि एक त्रिभुज की एक त्रिभुज की एक त्रिभुज है, दो त्रिभुजों के, दो त्रिभुजों की भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर हो, संगत भुजाएं बराबर है, और उनके बीच का कोण मालूम बराबर हो। दो ही चीज चाहिए हमको, सिर्फ संगत भुजाएं, और दो चीज सिर्फ मालूम हो जाए, मतलब संगत भुजाएं अगर बराबर हो जाए, ये दो चीज, दो मतलब दो भुजाएं बराबर हो गई और उनके बीच का कोण बराबर हो जाए, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। इसलिए ले सकते हैं 4 और 5 ले लीजिए, मान लीजिए 4 और 5 हो गया, इसका ये वाला कोण, इस तरह से 4 और 5 इसके बीच का कोण। ठीक है, तो मालूम हो तो सर्वांगसम हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसका जो ये अपग्रहित है, जो कि मैंने आपको बताया कि सिद्ध नहीं किया जाता, ये स्टेटमेंट है और ये हमेशा के लिए सत्य मान लिया गया है, तो सत्य है हमेशा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। अभी मैं चित्र से बनाने की कोशिश भी करूंगा। चल रहा है, त्रिभुज दो त्रिभुज सर्वांगसम सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि, सर्वांगसम होते हैं यदि, यही चीज लिख देना है। साइड एंगल साइड बराबर है, तो इसको कैसे लिखेंगे? यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि एक त्रिभुज
त्रिभुज की दो भुजाएं 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 और और उनके अंतर्गत अंतर्गत कोण बराबर 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 होते हैं या क्या लिखा? दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के भाई आपने ये क्या कहा? तो दूसरे त्रिभुज का भी होना चाहिए। दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण बराबर हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके कोण के बराबर। ठीक है, तो दो त्रिभुज सर्वांगसम कब हो गए? जब यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण उनके बीच का कोण, ठीक है, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच कोण के बराबर हो तो त्रिभुज क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। तो यही मुझको आपको बताना था अभी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। समझ में आ गया आपको? ये पहले से सत्य मान लिया गया, इसको सिद्ध करना नहीं है। ठीक है, अब गृहीत का मतलब ही होता है कि ये पहले से सिद्ध स्टेटमेंट है। ठीक है, सिद्ध स्टेटमेंट है, इसको सत्य मान लिया गया है और इसको कभी प्रूफ नहीं किया जाएगा, सिद्ध नहीं किया जाएगा। प्रमेय को हमेशा सिद्ध किया जाता है, प्रमेय को आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अवग्रहीत जब लिख दिया जाता है, एक्सिम्स होती हैं, ये पहले से सिद्ध हो चुके हैं, मतलब सिद्ध स्टेटमेंट है। ठीक है, इनको मान लिया गया। ठीक है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके बुक में मतलब इसका यूज करेंगे आप अपने क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करवा भी दे रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, उसके बाद इसको बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और अच्छे से थोड़ा सा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि दो त्रिभुज हैं। ठीक है, दो त्रिभुजों का निर्माण करिए। मैंने क्या दे दिया कि एक त्रिभुज है जिसकी उसकी साइड है 4, 5 और 6। क्या दिया मैंने? 4, 5। चलिए 4, 5 कर दिया और उनके बीच का कोण दे दिया और उनके बीच का कोण 60 अंश है। ठीक है, क्या हमने कहा? आपसे मैं कह दिया कि दो त्रिभुज बनाइए जिसमें उनकी भुजा है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण 60 अंश है। ठीक है, तो कैसे कैसे करेंगे? 4 सेंटीमीटर आपने ऐसे खींच दिया, 4 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक, खींच दिया। फिर उनके बीच का कोण 60 अंश है, 60 अंश आपने यहाँ बना दिया, 60 अंश यहाँ बना दिया। पहले क्या किया आपने? 4 सेंटीमीटर खींचा, 4 सेंटीमीटर का आपने खींच लिया। चलिए ए से इसका नाम ए कर दिया मान लीजिए आपने, और ये बी कर दिया, 4 सेंटीमीटर खींच दिया। फिर यहाँ पे आपने चांदा रखा, चांदा से 60 अंश का कोण बना दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक प्रकार रखा और या पटरी रखा और 5 सेंटीमीटर ये है ना, तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ कट कर दिया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और इसको मिला दीजिए, त्रिभुज बन गया ना। तो एक त्रिभुज बन गया। मैंने कहा दो त्रिभुज बनाना है। ठीक है, आपने क्या कर दिया? ये ऐसे बना दिया। ठीक, ठीक है, इसका नाम मान लीजिए आपने रख दिया डी। क्या रख दिया? डी। और मान लीजिए इसका नाम रख दिया ई। अब आपने 60 अंश मान लिया यहाँ बनाया था, अब मान लीजिए 60 अंश आप यहाँ बना दे रहे हैं। भाई 60 अंश होना चाहिए ना, 4 यहाँ कर दिया आपने, 4 सेंटीमीटर खींच दिया। कितना है ये? 4 सेंटीमीटर। ठीक,
फिर डी पे आपने 60 अंश का मालिक कोण बना दिया, कितना बना दिया 60 अंश का कोण कहाँ बना दिया डी पे बना दिया, ठीक। और इसकी दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका नाम मान लिया यहाँ पे ये 5 मीटर काट लिया आपने, ऐसे कर दिया और पटरी से 5 मीटर नाप लिया, यहाँ तक 5 आ गया मान लीजिए, और इसको ऐसे हटा दिया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम रख दिया एफ, ठीक। तो आप बताइए, अच्छा ए बी, इसका नाम मान लीजिए सी, ठीक। तो आप बताइए त्रिभुज सर्वांगक्षम है ना। दो त्रिभुज सर्वांगक्षम कब होते हैं, यदि क्या होती है, मैंने अभी बताया है, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो सर्वांगक्षम हो जाएंगे। यानी बताइए सर्वांगक्षम किसके होंगे, देखिए ए से शुरू कर रहे हैं, अगर बी वाला एंगल बीच में है जो 60 अंश का, देखिए ए फिर बी और सी, ट्रायंगल आप लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए ट्रायंगल का सिंबल ये होता है, ट्रायंगल कर दिया ए बी सी, ठीक है। समरूप है, समरूप है, इक्विवेलेंट है, क्या किसके बताइए ए बी सी, ए 4 सेंटीमीटर है ना, ए बी 4 सेंटीमीटर और बी सी 5 सेंटीमीटर है ना। तो किसी सीक्वेंस में रखेंगे, ठीक है। बीच वाला एंगल जहाँ पे 60 अंश आ रहा है वो बीच में है, यहाँ पे भी आपको रखना होगा 60 अंश बीच में। क्या रखें एफ डी ई लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा, क्यों एफ डी ई अगर लिख देंगे तो क्या एफ डी 5 सेंटीमीटर हो जा रहा है, जबकि यहाँ ए बी लिखा है ना पहले, इसका मतलब क्या होना चाहिए ई डी एफ होना चाहिए, है ना। देखिए ई डी एफ, जो अगर ई ट्रायंगल ई डी एफ, देखिए ई से शुरू किए ई डी ए बी, ई डी ए बी 4 ई डी 4 हो गया। अच्छा डी वाला बीच में होना चाहिए था, देखिए बीच में है 60 अंश, तो डी वाला भी 60 अंश है। अच्छा डी एफ बी सी को बराबर होना चाहिए, तो बी सी कितना है 5, बी सी 5, तो डी एफ 5 होना चाहिए, देखिए, ठीक है। अगर यहाँ एफ लिख देते हो, एफ पहले कर देते मान लीजिए, अगर हम ये लिख देते मान लीजिए, क्या ये सही है बताइए, ए बी सी इक्विवेलेंट मैं लिख देता, ट्रायंगल का सिंबल लगा देता, त्रिभुज ये सिंबल, और एफ डी ई लिख देता, तो क्या सही होता, ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता है, ए बी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, यहाँ एफ डी आ गया, एफ डी कितना है एफ डी 5 आ गया, गलत हो गया ना, पहले ही आपने डी तो बीच में रख दिया, सही है। अच्छा बीसी कितना है, बीसी है 5 और यहाँ पे क्या है डी कितना है डी 4, तो गलत हो गया ना, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा, ये गलत हो गया ये सही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसके बेस्ड हम अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आज की वीडियो में मैंने बताया त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। त्रिभुज जानते हैं, त्रिभुज एक छोटा सा रिकैप, त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से बंद आकृति या 3 रेखाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज बोल देते हैं। 3 प्रतिच्छेदित रेखाएं, जब काटती हुई रेखाएं, 3 रेखाएं हैं, 3 रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं और बंद आकृति बनाती हैं, त्रिभुज बन जाता है ना। सीधी सी एक लाइन को त्रिभुज क्या है, तो 3 प्रतिच्छेदित रेखाओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कई तरह के होते हैं, समकोण त्रिभुज यानी समकोण एक कोण है समकोण, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज, अगर सभी कोण न्यून कोण हो। अधिक कोण त्रिभुज यानी एक त्रिभुज एक कोण कम से कम 90 से ज्यादा हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी सभी भुजाएं बराबर हो, क्या हो जाएगी समबाहु त्रिभुज हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया, क्या बताया, सम द्विबाहु, द्विबाहु मतलब 2 भुजाएं बराबर हो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक। विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उन्हें बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। फिर मैंने आपको बताया सर्वांगक्षमता का, बताया सर्वांगक्षम क्या होते हैं, 2 त्रिभुज या 2 फिगर या चित्र सर्वांगक्षम कब कहलाते हैं, जब करस्पॉन्डिंग साइड या संगत भुजाएं और कोण बराबर हो। त्रिभुज के कैसे मैंने आपको बताया कि 2 त्रिभुज सर्वांगक्षम कब कहलाएंगे, जब उनकी क्या होनी, संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए और संगत कोण बराबर हो, तो त्रिभुज सर्वांगक्षम कहलाते हैं। फिर मैंने आपको बताया, इसमें एक अपभेद बताया, त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता के लिए कसौटियां हैं, इसमें 4 कसौटियां हैं। इसमें से पहली कसौटी मैंने आपको बताया है
अभिगृहित, ठीक है, मतलब उस एक एक है साइड, इसको याद कर लीजिए, क्या बोलेंगे इसको, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। सर्वांशंकता नियम क्या होना चाहिए, दो भुजाओं और उनके बीच का कोण, ऐसे याद रखिए, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। तो दो त्रिभुज सर्वांक्षम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, मतलब उनके बीच का कोण, कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांक्षम होते हैं। ये क्योंकि अवगृहित है इसलिए इसको, ये सिद्ध स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको सिद्ध नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसका हम उपयोग करेंगे अपने सवाल लगाने में, ठीक है, इतनी चीज मैंने बताया। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पे बेस्ड, इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरे बच्चों में शेयर करिए, ठीक है, शेयर करिए, ठीक है, लाइक आप लोग जरूर कर दिया करिए और कमेंट भी लिखा करिए जो आपको कुछ पूछना हो, ठीक है, उसके लिए कमेंट कर दे करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।